बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, मुझे मौका देने के लिए। उससे भी बड़ी बात है कि आपने ये सोचा और आप एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन पत्रकारिता है उसके भीतर प्रोफेशनल स्किल्स, पेशेवर दक्षता आए। ये पक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि आप में से ज्यादा वो लोग हैं, या बहुजन मीडिया में आने वाले समय में ज्यादा वो लोग जुड़ेंगे जिनका किसी न्यूज रूम में काम करने का अनुभव नहीं है या नहीं होगा। उस अनुभव में सिर्फ संपादकीय निर्णय, विवेक, जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी ही बात नहीं है। एक न्यूज रूम के माहौल में आप बहुत चीजें सीखते हैं। हो सकता है कि आपका एक साथी कानून के विषय में ज्यादा दक्ष हो, एक साथी मेडिकल या शिक्षा की नीतियों को लेकर ज्यादा कुशल हो। तो उससे बातचीत करने में, उसके साथ जो आप रिपोर्ट करते हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा में आप निखरते चले जाते हैं। ये एक आदर्श स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ कि सुमित ने एक अच्छी स्टोरी की तो मेरे अंदर वो भाव रहनी चाहिए पहले कि उस अच्छी स्टोरी की प्रशंसा करो। ये बहुत जरूरी है, दूसरे की स्टोरी की प्रशंसा करना। इससे आप अपने भीतर की फालतू की असुरक्षाओं से आजाद हो जाते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। जब भी ऐसा हो कि आपके किसी साथी ने बहुत बड़ी स्टोरी की है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे दुनिया के नक्शे पे प्लॉट कर दीजिए कि जापान में भी आज किसी ने बहुत अच्छी स्टोरी की है, चाइना में भी किसी ने की होगी, या अमेरिका में भी किसी ने की होगी। तो आपका भी नंबर आएगा। दुनिया में कहानियां खत्म नहीं हुई। तो आप एक बौद्धिक स्तर पर इंटरेक्ट करते हैं न्यूज रूम में, एक प्रोफेशनल स्किल्स में जिसमें आप एडिटिंग करना, ग्राफिक्स बनाना, साउंड की क्वालिटी को चेक करना, ये सब सीखते हैं। ये इंडिविजुअल काम करने के दौरान आप बहुत कम सीखते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो सीखा था वो काफी कुछ छूट गया, लेकिन बहुत लंबे समय तक काम किया हूँ तो बीच बीच में ध्यान आता है, बीच बीच में समझौते करने पड़ते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। पर मैं चाहूंगा कि जो भी बहुजन पत्रकार हैं उनके भीतर ये क्वालिटी आए, प्रोफेशनल स्किल्स की। आपका प्रेजेंटेशन, आपके रिकॉर्ड करने की क्वालिटी बेहतर हो। ये क्वालिटी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी कहानी को कहने के लिए आप चाहते हैं कि एक माहौल बने, एक ऑर्डर बने जिसमें सुना जाए। जैसे अभी एक ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इसी को बहुत ज्यादा अनौपचारिक कर देंगे, एक हद तक चलेगा, लेकिन कई बार बातें बहुत ज्यादा अनुभव जनित हो जाती है कि हम अपने एक्सपीरियंस पे ये कह रहे हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस पे ये कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुजन पत्रकारिता नाम की कोई चीज आज सामने खड़ी है। वो इसलिए भी खड़ी है कि दूसरे देश के इंटरनेट के माध्यम ने हम सबको ये सुविधा उपलब्ध कराई है। जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश में हम वोट करते हैं, आप लोग भी टैक्स देते हैं, उसने ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया जिसके ऊपर कोई बहुत साधन विहीन व्यक्ति अपना चैनल खोल सके, चला सके और जनता के बीच पहुंचा सके। जबकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार के स्तर पर ऐसी कोई पहल होनी चाहिए थी कि उस ब्रॉडबैंड में हम सबको एक फ्री एक्सेस मिलना चाहिए था। लेकिन वो 3 4 10 पूंजीपतियों के हाथ में वो एक्सेस है, उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा चैनल चलाने का। अभी ये पिछले 10 साल में एक बहुत जरूरी काम हुआ कि समय समय पर इस पर रिपोर्ट आई, और कुछ लोग उस मुख्य धारा की मीडिया को छोड़कर बाहर आए और उन्होंने इस सवाल को मुखर किया कि न्यूज रूम में बहुजन ध्वनि नहीं है, आवाज नहीं है और पर्सपेक्टिव नहीं है। वो पर्सपेक्टिव क्या है? कई बार लोग समझते हैं किसी एक खास जाति की, और बहुजन पर्सपेक्टिव तो किसी एक खास जाति की हो ही नहीं सकती है। उसकी तो शुरुआत ही जाति के खिलाफ हो रही है, या उसकी शुरुआत मुख्य धारा के मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है उसके खिलाफ हो रही है।
तो वो जाहिर है कि वो एक अलग नजरिया है, उस नजरिए को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। और इस तमाम रिपोर्ट के आने के बाद भी मुख्यधारा की मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। जरूर वहां पे कुछ प्रतिनिधित्व बढ़ा होगा, पर जितना भी बढ़ा होगा वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कंटेंट कैसा होगा, कंट्रोल किसी और का होता है। तो हम बन जाए, आप बन जाए, उस मुख्य धारा के कवरेज में आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं ला सकते। खासकर अब जब पत्रकारिता का जो बचा खुचा ढोंग भी था या कोई पैमाना था, किसी हद तक तो था, वो सब अब ध्वस्त हो गया है, अब एक नेता के गुणगान में चला गया। तो वहां अब कौन सी चीज का पालन किया जाएगा, अब ये सब बातें फालतू की हो गई। चेहरे और नाम या पोस्टर के लिए हमारी जगह आप हो सकते हैं, आपकी जगह मैं हो सकता हूँ, पर ज्यादा हासिल नहीं हो सकता। पर एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि आप लोग आ गए, बहुजन पत्रकार खड़े हो गए और उन्होंने एक दूसरे तरीके की चुनौतियां झेली। जो चुनौतियां वो अपने समाज में झेल रहे थे, वही चुनौतियां वो पत्रकार बनने के दौरान झेलते। इसका और एक दर्शक भी धीरे धीरे तैयार तो हो रहा है। लेकिन मेरी इसमें एक आलोचना है, मेरा इसमें एक सुझाव है। आलोचना ये है कि बहुत ज्यादा महापुरुषों पर जोर है। उसकी आलोचना ये है कि महापुरुषों पर जोर देने का काम तो सही है, लेकिन जिस तरह से दिया जा रहा है उसमें मुझे कई कमियां नजर आती हैं। जैसे उनके कई मूल विचार गायब होते जा रहे हैं, विचारों की बारीकियां गायब होती जा रही हैं, उस पर विचार विमर्श गायब होता जा रहा है, उन्हें पोस्टर और मूर्ति में बदला जा रहा है। इससे क्या होता है कि एक चेहरा, एक नाम लोकप्रिय तो हो जाता है, पर मकसद यह है कि व्यक्ति, देखने वाला उस विचारधारा से लैस हो। क्या बातें कही गई, वो बातें क्यों है, उन्होंने अपने जमाने में बर्दाश्त नहीं किया जब उनके पास किसी तरह के सिस्टम का सपोर्ट नहीं था। ठीक वैसे ही कुछ स्थिति में आज बहुजन पत्रकार हैं जिनके पास सिस्टम का कोई सपोर्ट नहीं। तो एक नई समझ पैदा करनी चाहिए, उनकी बारीकियां, उनके बारे में ज्यादा मेहनत से बताया जाने वाला कार्यक्रम आना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत ज्यादा अध्ययन से, जो उन महापुरुषों ने हजारों किताबें लिखी हैं, उन पर जो किताबें लिखी गई हैं, जिस तरह से देखा गया है, तो इस एक जो विचारधारा और महापुरुष वाला एंगल है, उसमें हमको सीमित नहीं होना है, उसका विस्तार करना और उसको एक्सक्लूसिव जानकारी ना बनाकर एक बहुत ही समाज के आम समझ वाले लोगों तक पहुंचा देना। ये कहा गया था, ये ऐसे कहा गया है, उसकी कितनी मेहनत है। दूसरी बात यह है कि इसी को लेकर सीमित मत हो जाए। हम देखना चाहते हैं कि प्रशासन से, सरकार से तालमेल में जो गतिविधियां हैं, इंटरैक्शन में, एक एक बहुजन पत्रकार अपने समाज के लोगों को कैसे देख रहा है, वो जिन बस्तियों में या जिन मोहल्लों में या जिन कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके अनुभव किस तरह के बन रहे हैं, उनमें विकास की सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं, उनमें नेता के पहुंचने का आचरण कैसा है, इन सब उनके अधिकारों की, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार जहां जाकर छिन रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम सब ने लोगों को इन मूल सवालों से काट दिया है, उनको गायब कर दिया। जैसे आप कहीं से ऐसे आ रहे हैं, जैसे वहां सब कुछ ठीक है, इस हॉल की तरह सब कुछ व्यवस्था में, तो हमारी पत्रकारिता को जमीन पर जब लौटना है तो उसे इन सवालों को लेकर उन जगहों पर भी लौटना चाहिए, दिखाना चाहिए। अभी भी दृश्यों की विविधता पैदा नहीं हुई। जैसे मैं सब अनुभव से बोल रहा हूँ, एक चलते फिरते कह रहा हूँ कि दिल्ली में जहां बहुजन समाज की बस्तियां रेखांकित हैं, जैसे रैगरपुरा का उदाहरण लंबे समय तक दिया जाता है, पर वो रैगरपुरा कैसा है, उस रैगरपुरा का उदाहरण दिल्ली को बनाने में योगदान बहुत बड़ा है। वहां उस रैगरपुरा को क्यों बसाया गया, क्यों राजस्थान से दलित समाज के मेहनती लोग लाए गए वहां पर, और जिन्होंने हाथ तोड़ मेहनत से लाल पत्थर काटे, तो क्या उन्हें क्या मिला इस दौरान, उनकी क्या प्रगति हुई, वो दिल्ली जैसे महानगर में आते हैं, बसाते हैं, आर्थिक तौर पे कहा, हो सकता है कुछ लोगों ने दुकानें खोल ली हो, कुछ लोगों का जीवन स्तर बदल गया हो, लेकिन ये समस्याएं, ये दायरा तो नहीं बदला।
तो हमारी कहानियों की विविधता इस वक्त बननी बहुत जरूरी है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो सिर्फ चर्चा करते हैं, ये जरूरी है, लेकिन अब चूंकि मैं अपने ही साथियों से बात कर रहा हूं तो इसमें खुलकर ही बात करनी चाहिए कि कोई भी जो चर्चा कर रहा है या एक कमेंट्री कर रहा है, चाहे हम ही कर रहे हैं, कई बार मुझे भी बहुत ऊब हो जाती है। ये लगता है कि इसमें मेहनत नहीं है। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसा कोई भी वीडियो मत बनाइए जिसमें मेहनत नहीं। अगर उसमें मेहनत नहीं है तो आप अपने लिए, अपने दर्शकों के लिए और आने वाले किसी भी पत्रकार के लिए, चाहे वो बहुजन हो या कोई भी हो, उसके लिए आप अच्छा उदाहरण नहीं छोड़ रहे। तो कभी कभी हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम जरूर कुछ हल्का फुल्का वीडियो बना लेते हैं, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन आम चलन में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चलकर देखा जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका वितरण किस तरह से हुआ है। क्या इस आवास योजना के बनने बसाए जाने, क्या फिर से कोई जातिगत ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिससे हम और आप अनजान हैं? क्या इसके 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 लिए जमीन चिन्हित करने में और मकान को देने में किसी भी प्रकार का, ये मैं कल्पना से कह रहा हूं बस इसलिए कि थोड़ी मेहनत वाला भाव आए, कि क्या हम जाकर देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 10 घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वो एक ही जाति के शुक्ला जी लोगों का घर बना हुआ है, मिश्रा जी लोगों का घर बना हुआ है, सिंह साहबों का घर बना हुआ है ना, या और भी किसी किसी भी जाति का बना हुआ। तो इन सवालों के साथ हमें जो हमारे महापुरुष गुजरे हैं उनकी बातों को लाना है, उसमें जोड़ना है कि भाई कहाँ जा रहा है। इनकी जयंती तो आप बहुत मना रहे हैं और हम हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम इनके आदर्शों पे चल रहे हैं, और आपकी कोई योजना ऐसे चल तो नहीं रही है। उनके आदर्शों पे चलने का क्या मतलब है कि हम और आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और कोई उतनी सम्मान से बात तक ना करे। तो एक बात ये होगी, तो मेहनत से सरकारी योजनाओं के जरिए जो नई प्रकार की जाति व्यवस्था पैदा हो रही है या हो रही होगी, कम से कम हम सवाल और संदेह लेकर तो मैदान में जाएं, और अगर नहीं हो रही है तो वो भी बताएं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये गांव की व्यवस्था से अलग है क्योंकि इसमें कोई दक्षिण या उत्तरी टोला नहीं है। फिर आप ये भी देखिए कि जैसे बहुत सारे कानूनी मसले होते हैं। एक सवाल है कि न्यायपालिका में दलित नहीं है, बहुजन समाज के लोग नहीं, ये सवाल बहुत प्रमुख है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो फैसले दिए जा रहे हैं उसमें जातिगत पूर्वाग्रह क्या है? क्या हमारे अंदर ये स्किल आया है? क्या हम ऐसे किसी विद्वान को जानते हैं जो इस तरह के स्किल रखता हो और इस तरह के कास्ट बायस की पहचान करता हो? तो जब आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे काबिल लोगों को मजबूर करेंगे कि आप इस तरह से भी देखिए और ढूंढिए, तो हमारी बहस, हमारा काम मेहनत का होगा, उसमें एक नवीनता आएगी, जिम्मेदारी आएगी, और हम इस खराब होते लोकतंत्र के दौर में बहस के लिए, मुद्दों के लिए कोई नई चीज पेश कर पाएंगे। बहुत बार वीडियो देखकर मुझे लगता है कि कोई कैसे भी बोल रहा है, आप उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये मत होने दीजिए। आपके पास एक संदर्भ होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी कहिए कि आप भटक गए, आप अपनी बात से भटक गए, क्या आप दोबारा से कहना चाहेंगे? ऐसा मैं भी करता था। मैं कहता था कि सर बहुत ज्यादा फैल गया, मूल सवाल का जवाब इस पे नहीं है, तो अगर आप इसको फिर से आप कर ले तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तब तो टेप कम होता था, तो वो ध्यान रखना होता था कि भाई टेप ही खत्म हो गया, आप अनाप शनाप कुछ भी बोलने लग गए। जैसे गांव में होता है, पांव में चोट लगी है लेकिन वो पूरे पटीदारों को पहले गाली देगा ताकि उन सब का नाम उसमें आ जाए और चोट की बात बाद में करेगा। तो यही सीमा आपके फोन में भी है। आपके फोन में बहुत ज्यादा अनंत स्पेस तो नहीं है, तो बातचीत बहुत ठोस ढंग से होनी चाहिए। उसका संपादन बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से देखा जाए, और आपके संपादन में, आपकी प्रस्तुति में जो पावर आएगी, जो प्रभाव पैदा होगा, वही प्रभाव तय करेगा आपके दर्शक में, देखने वालों में जागरूकता किस स्तर की आती है। ठीक है कि हमारे दर्शकों के पास क्वालिटी की समझ नहीं है, हम कैसी भी बनी हुई मिठाई, किसी भी तरह की बनी हुई चाय पी लेते हैं, हम भी, आप भी कहीं भी खड़े हो गए, पी लिया यार, चाय पीने का मन है, लेकिन वो
उसने खराब चाय बनाई, हमने भी चाय पी। तो इसका मतलब नहीं कि उस दुकान के सामने जो बहुत भीड़ है उस चाय की क्वालिटी अच्छी ही है। तो हमें इन बातों को समझना है। अपने पेशेवर होने के लिए वॉइस ओवर बहुत जरूरी है। मैं बहुत शुद्धतावादी नहीं हूं कि आप अगर बोलें तो सारे शब्दों का उच्चारण वैसे ही करें जैसे शब्दों के विशेषज्ञों ने किया है। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का चयन सही हो, कम से कम उसमें विविधता हो। और वो शब्द अगर आपके सामाजिक परिवेश से आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, उनको रोकिए मत, उनके प्रति विश्वास रखिए। और उनका प्रचार प्रसार इस तरह से इतने विश्वास के साथ होना चाहिए कि वो नए शब्दों की सूची में अपनी जगह बना सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कि आप कैमरे के सामने कैसे खड़े हैं, आप हमेशा तैयार नजर आए। आप पेशेवर हैं। आप याद रखिए कि आपने विकल्प होने का बीड़ा उठाया है। ये आपसे कहा किसी ने नहीं कि आपको होना चाहिए, आपने बीड़ा उठाया है। जैसे सुमित चौहान ने बीड़ा उठाया है कि प्रोफेशनल बातें होनी चाहिए। बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही होंगी यहाँ पर इन कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। जैसे आप मीडिया के क्षेत्र में देखिए तो दो चार लोग ही बोलने वाले पर विषय पर बोले जा रहे हैं, पर विषय पर ज्ञान दे रहे हैं। जो डॉक्टर है वो उसी पर ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या उसमें फिर आप नई आवाज ढूंढिए बहुजन समाज से। तो बहुजन समाज पत्रकारिता को बहुजन समाज के भीतर से विविधता पैदा करनी चाहिए। नई नई आवाजों को ढूंढकर विकल्प के रूप में लाना चाहिए। कोई तो एचओडी होगा, कोई तो अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? वरना तो सारे लोग एक ही अस्पताल में उसी एक कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज करवा रहे होते हैं और बच रहे होते हैं, जिसका इंटरव्यू हर बार छपता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम और दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानते। तो क्या हम उसको पैदा कर सकते हैं? क्या हम वो बहस जो मुख्य धारा का मीडिया अपनी तरह के बनाए हुए चुने हुए लोगों का, सेलेक्टिव लोगों के इंटरव्यू के जरिए चला रहा है, क्या आप उसी बहस को या उसके काउंटर में बहस को अपने समाज के भीतर से जिन लोगों का अनुभव रहा, जो आईएएस होकर गए, जो आईपीएस होकर गए, जो सांसद होकर गए, जो विधायक होकर गए, कहाँ है ये लोग? क्यों नहीं है ये लोग? इन सबको पकड़ कर लाना चाहिए। इन सबको भी तैयार करना चाहिए कि हम बोलने वाला एक बेहतर समाज बने। बहुत जरूरी है कि हम लोग जिन स्कूलों से पढ़ते हैं वहां बोलने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं, आपको ठेस ना पहुंच जाए, आप बड़े हैं तो बुरा ना मान जाए। तो उसमें बड़े का भी बड़ा पैमाना है। उम्र से लेकर जाति से शुरू होती है, फिर वो उम्र के नाम पर आ जाती है, फिर वो कुर्सी के नाम पर आ जाती है। लेकिन कहीं भी हम सबको जीवन में एक ऐसा प्रोफेसर तो मिलता ही है जो बहुत डेमोक्रेटिक होता है, जो सिखाता है नाम लेकर बोलो, कुछ भी बोलो, आमने सामने बोलो, चर्चाएं करो। तो अगर समाज में नहीं तो हम अपने आसपास उससे पैदा कर दें। कोई भी स्टोरी जो आप करते हैं अकेले अपने मन से मत कीजिए। मैं नहीं करता हूँ। मेरे साथ जो लोग चार लोग काम करते हैं, मैं उनसे काफी बात करता हूँ, यार अच्छा नहीं था, तुम बोल नहीं रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है टीवी में, बोलना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, पहले बोलेगा सर बहुत अच्छा था, नहीं अच्छा नहीं था, मुझे ये नहीं सुना। तो काफी इंगेज कीजिए, आपको प्रोफेशनल बनना है। और जब आप ये सब करने लगेंगे, आप देखेंगे कि दर्शकों का रुझान बदलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगा, और जो बदल रहा है उसको संभाल कर रखना हमारा काम। अगर हम विकल्प बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी तारीफ में नहीं, लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि मैं कोई दूसरा काम नहीं करता। मैं किसी की पार्टी में नहीं जाता, मैं शादियों में नहीं जाता, मैं जन्मदिन में नहीं। क्या 100% नहीं जाता हूँ? ऐसा भी नहीं। अब 2% जाता हूँ, 98% नहीं जाता। मैं सुबह उठता हूँ, आपके यहाँ आने से पहले 2 स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ, 2-4 संपादकीय पढ़ चुका हूँ। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी? पढ़ी तो अपने साथी को बताया। कोई भी जानकारी आप अपने लिए हासिल मत कीजिए, या नियम बना लीजिए। आप प्रिविलेज हैं किसी भी तरीके से, आप वंचित हैं, पर वंचितों में भी आप प्रिविलेज हैं, क्योंकि आपको जानने समझने का कि आपके पास एक योग्यता तो है तुलनात्मक रूप से, और ये चेतना तो है कि आपके पास जानने का, बताने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम करना चाहते हैं। तो थोड़ी मेहनत का भाव लाइए, रोज लिखिए बैठ हजारों शब्द। मैं 6-7 हजार शब्द दिन में टाइप कर देता हूँ 3-4 मिनट तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं बहुत साधारण छात्र था,
बहुत एक वाक्य शुद्ध नहीं लिख पाता था, बहुत पढ़ाई मैंने जिंदगी में नहीं की, लेकिन इस एक अनुभव से मैं अपने काम के दायरे को थोड़ा संचालित रखता हूँ, भटकने नहीं देता कि यारबाजी भी कर लें, मीटिंग मोहल्ला भी कर लें और ये भी कर लें, ये नहीं हो सकता। आप अपने ही समाज में अपने आप को अलग कर दीजिए और उसे साक्षी भाव से देखिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। कई बार लोगों को हताशा में अपने ही समाज को लोग, हमारे दोस्त लोग भी हैं, ढूंढने लग जाते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। अरे अभी तो आप दूसरों को कह रहे थे ये ऐसे हैं वैसे हैं, अब आप खुद को कहने लगे कि हमारे समाज के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ध्यान नहीं देते। पर इसका कारण, इसका जवाब तो उन कारणों में है ना कि कोई ऐसा और वैसा क्यों, क्योंकि वो बराबरी तो कहीं है नहीं। आप जिन कॉलेजों से पढ़कर आए, क्या वो बहुत उम्दा कॉलेज था? क्या उन्होंने कुछ भी आपको ढंग से सिखाया? किसी को भी? तो वो तो अंतर रहेगा, वो भाव अंतर में रहेगा। आप जो बता रहे हैं, हम जो स्टोरी करते हैं हर दिन, 70% मामले में लगता है कि फेल हो गए, हमारी बात कहीं पहुंची नहीं, लोग समझे नहीं। लेकिन मुझे 100% ये लगता है कि इस मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अब कई बार लगता है कि यार इतनी मेहनत की मैंने, कोई देखा नहीं इसको, तो क्या मैं उसके जैसा बैठ के कुर्सी लगा के कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल दूं? उसे भी उतना ही व्यूज मिलता है जितना मुझे मिलता है। तो मेरा हर बार हताशा में कहता हूँ, अच्छा चलो उनके जैसा मैं कर देता हूँ, कोई ज्ञान दे देता हूँ। लेकिन फिर जो मेरे काम करने के प्रैक्टिस है, वो मैं जब लैपटॉप ऑन करता हूँ तो मैं फिर सोर्स चेक करने लगता हूँ, यहां से वहां चेक करने लगता हूँ। हर चीज को नए नए सोर्स के साथ बताइए। आप डॉक्टर अंबेडकर की बातें बताइए, किताब के सोर्स के साथ बताइए, पढ़ने के साथ बताइए। उसको बताइए कि ये किताब आपके मोहल्ले में कहाँ मिल सकती है। आप अगर अपने ही समाज में या किसी भी समाज में जाके पूछ लीजिए, 90% लोगों को मालूम नहीं है कि किताबें कहां से मिलती है। आपने अपने परिवार में जिन लोगों को नौकरी में प्रतिष्ठित होते देखा है, उन्हें कभी पढ़ते देखा है? मैंने नहीं देखा है। मैं जितने भी सामाजिक संस्कार आचार व्यवहार में शादियों में जाता था या बड़े अफसरों के घर में ले जाया जाता था कि ये डॉक्टर हैं या आईएएस हैं, ये देखिए, उनके घर में सब चीजें दिखती थी, किताबें नहीं दिखती थी। तो हमें उस समाज से हमको सर छोड़ना है, और वो जो जाना था 20 साल पहले वो जान रहा है। हमें नई नई जानकारियों के साथ बदलना है अपने समाज को। क्या आप सोशल मीडिया के एडिक्शन पर बात कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से कि इसका क्या डैमेज होगा? अभी तो समाज में डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत भी ढंग से नहीं हुई, इक्वालिटी के प्रोसेस की शुरुआत भी ढंग से नहीं हुई। क्या ये सोशल मीडिया का एडिक्शन आपको भटका रहा है? रील बिजनेस क्या कर रहा है? नींद, अवसाद, डिप्रेशन, इन सब की विविधताओं में फैल जाइए। आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, आने वाले 4-5 साल में आपका कंटेंट अच्छा होगा। रंगों की नई समझ लानी है। जो टेलीविजन पर की जो प्रस्तुति है, जो गोदी मीडिया के चैनल है, उनका आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई इमेजिनेशन नहीं है, दुनिया में रंग नहीं। ऐसा समाज में नहीं हो सकता है। तो बहुजन पत्रकारिता का रंग अलग होना चाहिए, सिर्फ नीला नहीं होना चाहिए। उसमें उसकी विविधता जो है, उसकी अपनी रचनात्मकता के रिस्पॉन्स में होनी चाहिए, जो उसको लगे, जैसा लगे, मतलब उसकी चित्रकारी, उसकी कलाकारिता। हम तो मीडिया के ही मामले में नहीं, हर चीज के मामले में पीछे धकियाए जा चुके लोग हैं। जो नए नए संसाधन आता है, क्योंकि उनके पास पहले से इतना संसाधन है कि आते ही वो कब्जा कर ले, मिलेगा नहीं। तो वो छोटे से दायरे में जहां भी है, हमें पावरफुल होना है, सशक्त होना है। पावरफुल होने का मतलब हमारी प्रस्तुति में कि पहले हम कहीं भी जाएं, हमको पत्रकार समझो, हमको आता है सारी बात, और हम भी अपनी स्टोरी को उसी प्रोसेस से लिखते हैं, उसी इंट्रो के प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि जो न्यूज रूम में प्रोसेस तय हुआ है वैसा ही वाला फॉलो करें, 1 2 3। आप उसको 4 3 1 कर दीजिए, पलट दीजिए उसको। लेकिन एडिटिंग, शूट करने का तरीका, देखने का नजरिया, गरीबी को देखने का नजरिया, कास्ट को देखने का नजरिया, विजुअली आप कैसे देखेंगे, कैसे दिखाएंगे, इस चैलेंज को अपने भीतर बसा दीजिए। और इसका जवाब हर किसी के पास अलग अलग होगा, एक नहीं हो सकता है। कोई हो सकता है कि जूते के विजुअल से बताते हैं, कोई हो सकता है कि वे शर्ट के विजुअल से बताते हैं, कोई हो सकता है बेल्ट से बताते हैं, कोई हो सकता है कि बस स्टॉप पर बैठे हुए लोगों के तरीके से बताते हैं। तो ये बहुत लड़ाई लड़नी है। जो एक रूपता आई है विजुअल संसार में, वीडियो संसार में, उस एक रूपता को भी तोड़ना है। तब जब आपके पास दर्शक नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है,
आपके पास रोज इस काम को करने के लिए रेवेन्यू नहीं, और उसके बाद भी आपने ये सोचा है कि आप करेंगे। ये मैं जानता हूं कि यूट्यूब की दुनिया में एक प्लेटफॉर्म तो मिलता है, पर सबको तो पैसा नहीं मिलता है, सबको दर्शक नहीं मिलते हैं, किसी का थोड़ा काम चल जाता है। लेकिन वो उसी दायरे में आप देखिए, मिलकर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अलग अलग कर सकते हैं। यूट्यूब का मॉडल वैसे ही प्रोत्साहित करता है कि हर आदमी एक चेहरे के साथ जाना चाहे, तो वो भी ठीक है। तो उस एक आदमी के पीछे चार आदमी लग जाए, थोड़ी विविधता, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लेकर आए। जो मूल बात है, हेल्थ है, कानून है, इन सब जगहों पर होने वाले भेदभाव को इसको ठीक से रिपोर्ट करना। एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अभी हालांकि मैं मेरी अभी ये राय ठोस तरीके से नहीं बन पाई कि पहचान के आधार पर पत्रकारिता को कहाँ ले जाती है। लेकिन जब कहीं समतल जमीन नहीं है तो कोई सदियों तो इंतजार नहीं कर सकता, करेगा ही। तो जैसे अभी 2014 के बाद ये नोटिस किया, आपने भी किया होगा, एक दो नाम भूल रहा हूँ पर एक याद है, मकतूब मीडिया और मिस मुस्लिम मिरर और एक दो इस तरह के बने। तो उनमें जहां भी एट्रोसिटीज हुई उसको रिपोर्ट करने का एक जुनून पैदा। लेकिन उस रिपोर्टिंग में भी मैं ये देखता हूँ कि बहुत प्रोफेशनलिज्म, बहुत उसी तरह से अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई ट्रेन पत्रकार जाता और करता, तो उन वीडियो मैंने नहीं देखे हैं, पर उनकी रिपोर्ट पढ़कर मुझे लगता है कि वो सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, इन सब के फ्रेम में देखते हुए उसको लिख रहा है। अब दलित हिंसा जब होती है तो उसके लिए हर कोई एट्रोसिटीज वर्ड यूज करता है। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि इस वर्ड का क्या किया जाए। क्या सबको ही समझता है? क्या पीड़ित भी समझ रहा है एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है, या हम और आप समझ रहे हैं? तो इस शब्द को भारी भरकम बनाने के पीछे बनाकर किसका उद्देश्य पूरा हो? क्या आप एम्पावर्ड हो रहे हैं, या स्टेट पर जिसका कब्जा है उसको एक सुविधा मिल जा रही है कि चलो एक के साथ हिंसा हुई है, एट्रोसिटीज लगा देने से कोई तो समझा नहीं, तो हमारा काम हो गया, हम बच गए पब्लिक में स्क्रूटनी होने से। तो उस वाले पहलू को थोड़ा मुझे लगता है कि और जिम्मेदारी से करने की जरूरत है, क्योंकि ये कम तो हुआ नहीं और ये ज्यादा बढ़ा है, ये मेन स्ट्रीम में आएगा नहीं। पर आप इस पर सोचिए कि इस एट्रोसिटीज को किस तरह से कवर किया जाए, विजुअली किस तरह से उसके डायमेंशंस में गांव को, शहर को, मोहल्ले को, संबंधों को कैसे हम दिखाएं, और एक अच्छी रिपोर्ट के सिलसिले में, डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में हम कैसे लाएं। मतलब हम लोग जब बात करें तो तीन चीजों पे बात करें कि अपने अपनी आइडियोलॉजी को ही साफ करने के लिए क्या पढ़ा, मूल सोर्स और अच्छी किताब, है ना। वो ऐसा भी नहीं कि हर कोई लिखे जा रहा है, हर किसी का तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारी वो रीडिंग लिस्ट क्या है जिसपे हम सबको उससे पढ़ा होना चाहिए। दूसरा कि हमारा कंटेंट भी सॉलिड होना चाहिए। तो कंटेंट को हम कैसे बेहतर करें, हमें आपस में ज्यादा बात करनी चाहिए। ज्यादा बात करने से थोड़ा तो अच्छा रास्ता मिलता है। और ये जो होता है ना कि आप हमसे ज्यादा पॉपुलर हैं या मेरा कम देखा जा रहा, आप ज्यादा निकल गए, कोई फायदा नहीं है। मतलब इतनी बड़ी दुनिया में हर किसी के लिए जगह है, हमें क्या पता अजरबैजान में कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मॉस्को में कौन सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो हम अपनी दुनिया के आसपास के लोगों से देखते हैं। जो बहुजन समाज का स्किल है, वो तो इस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर है। उस स्किल पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं। उस स्किल के अराउंड जो सरकारी नीतियां बनाई गई, क्या वो नीतियां उसे फायदा दे रही? तो मुझे कई बार लगता है कि चौतरफा हलचल मचा देने की क्षमता बहुजन पत्रकारों की दृष्टि में तो है, पर उनके पास साधन नहीं है कि चलकर चले जाएं। अब मैं कह रहा हूं तो अगर उसको करने के लिए आपको कम से कम उस जगह पे तो जाना पड़ेगा कि जहाँ 100 कपड़े सिलने वाले रहते हों, या आगरा तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जूता बनाने के कारोबार में किस समाज के लोग आज भी हैं, नीचे और ऊपर। तो वैसी स्टोरीज करनी चाहिए, देखना चाहिए कि
नीचे के स्तर पर रहते हुए भी उस पर क्या तरक्कियां हुई। तो ये मॉडल हम कहाँ से लाएंगे करने का? ये मॉडल हम लाएंगे पढ़ाई करने से। तो पढ़ाई कहाँ से आई? तो जैसे थॉमस पिकेटी है, उनकी एक किताब पढ़ रहा था मैं आज से कोई 7-8 साल पहले। अब तो काफी दुनिया में उनका नाम है, तब भी नाम था। तो उन्होंने किताब लिखी कैपिटल, और फ्रांस में 200 साल का डेटा निकाला इनकम टैक्स रिटर्न का। वहां होगा इतना पुराना डेटा, और उस डेटा से दिखाते हैं कि आज की तारीख में वहां जो अमीर है, सक्षम है, वो वही है जिसके बाप दादाओं के पास आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले जमीन थी। कैसी भी जमीन, किसी भी मात्रा में जमीन थी, तो उस जमीन के दम पे वो आज इतना आगे। अब आप इसी पैरामीटर्स को हिंदुस्तान में रख दीजिए, रखिए, आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, तो आपको बहुत ज्यादा आर्काइव में तो ढूंढने की जरूरत नहीं। तो क्या हम बहुजन समाज में जाकर इस तरह की स्टोरी करते हैं कि एक आदमी कई पीढ़ियों से लैंडलेस है, उसके पास कोई जमीन नहीं, और जब वो डॉक्टर बन गया या फिर आईएएस बन गया, तो क्या वो इतना एम्पावर्ड हुआ, अमीर हुआ, जितना पहले किसी ऐसे व्यक्ति के आईएएस बन जाने पर वो होता है जिसके पास पुराने जमाने से जमीन है। एक उदाहरण देता हूँ, एनके सिंह एक आईएएस अफसर है। देखते होंगे आप लोग, वो पॉकेट में रुमाल डालकर चलते हैं, राजा की तरह रहते हैं, और हर सरकार में पावरफुल रहते हैं, किसी न किसी पॉलिसी बनाने के काम से जुड़े रहते हैं। इतने साल से इतने दलित आईएएस अफसर हुए, अनुसूचित जनजाति के अफसर हुए, क्या कोई भी काबिल नहीं था जो नीतियों को समझता होगा? ऐसे किसी व्यक्ति को हम पब्लिक स्पेस में जानते हैं? तो वो इसका कारण ढूंढना चाहिए। तो वो जो आदमी आईएएस बना रिटायरमेंट के बाद, क्या वो शहर में रहने के लायक भी है? उसके पास इतना पैसा था कि डिफेंस कॉलोनी में घर खरीद लेता, तो कहाँ गया, कहाँ बसा? और एनके सिंह रिटायरमेंट के बाद भी कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं? तो पावर के एकदम कितने नजदीक है, तो तुरंत ही उनका सबसे संबंध है। अगर सरकार के जो विरोधी लोग हैं वो जहाँ क्लब में जाते हैं वहां पे वो भी आते हैं, तो संबंध तो बना है ना, आना, बातचीत, और एक नॉर्मलाइजेशन का संबंध तो है। लेकिन वो जो आईएएस अफसर आज से 20 साल पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था, या नहीं बना, दलित था, ज्वाइंट सेक्रेटरी मान लीजिए नहीं बना, नहीं बनते हैं, तो डीएम तो था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ना पोस्ट पे तो था, अंडर सेक्रेटरी जो भी हायरार्की है कहीं तो था। उसने हजारों घंटे अपने जीवन की पॉलिसी को समझने के लगाए गए होंगे, है ना? तो वो क्यों नहीं वैसा पॉलिसी लेकर आजीवन बन जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी आईएएस होने का जलवा लेकर जीता है? तो क्या इसके पीछे इन सब चीजों का रोल है उसकी मोबिलिटी में? अब एनके सिंह तो जब तक बिजनेस क्लास में बैठ के न्यूयॉर्क जा सकते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं, या चेन्नई जा सकते हैं, क्या वो आईएएस ऑफिसर जिसके पास पहले कभी जमीन नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक रिजर्वेशन से अपनी काबिलियत से आईएएस बनता है, और अपनी जिंदगी की राह पे चलता है, ईमानदार रहता है, क्या उसकी भी मोबिलिटी बराबर होगी एनके सिंह के जैसे? है तो दोनों आईएएस अफसर, क्या रिटायर होने के बाद क्या वो भी इसी तरह से फ्लाइट का टिकट कटाकर अपनी जेब से उड़ सकते हैं? शायद नहीं। तो हमारे पास बहुत सारी नई नई चीजें हैं, समाज को मतलब दरी झाड़ देने की जरूरत है। जो दरी बिछाई गई है उसको उठाकर थोड़ा झाड़ देने की जरूरत है। आप संख्या में कम है, लेकिन संसाधन नहीं। पर इन दो चीजों के बाद भी मैं कहता हूँ, फिर भी जब तक ये यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, आप ग्राउंड ब्रेक कर सकते हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। आपके भीतर जो क्षमता है, बहुत दूर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो 10 कदम तय चलिए। आप 10 कदम के दायरे में सब कुछ कर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा अपने जीवन से बताता हूँ। जब मुझे रवीश को रिपोर्ट करना था, तो टेलीविजन में आपको 7 दिन दिया जा रहा है, तो उसके लिए बजट, उसके लिए 2 रिपोर्टर, एक कैमरा पर्सन, एक रिपोर्टर को अलग करना, 3 दिनों के लिए एक रिपोर्ट, सो क्या कहते हैं, एक एडिटर को अलग करना। तो रिसोर्स का हिसाब किताब किया जाता है।
तो मैंने सोचा कि ये 7 दिन तो बहुत कम है, शो को तो फ्राइडे को ही जाना है, और अगर मैं दूर दराज के इलाके में जाने लगूंगा तो 15 दिन में भी एक शो नहीं कर पाऊंगा। तो इसका तो मैं क्या करता, रोता गाता रहता, यार क्या है यार, कुछ देते नहीं है, सारे उनको मिल जाते हैं, इनको मिल जाते हैं, पर मैं इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करता। हाँ, मैं भी आपकी तरह दुखी होता रहता हूँ, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, अपने काम से जुझलाना और कहना यार मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं कर पा रहे, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया। लेकिन क्या ये मेरे काम का असर करता था? 100% नहीं। मैंने ये तय किया कि ठीक है, मैं यहाँ से जहां रहता हूँ वहां से 100 किलोमीटर के दायरे में ही अपनी रिपोर्ट बनाऊं, उसी को मैं इंडिया मान लेता हूँ। और मैं सुबह निकलता था दिल्ली के किसी कोने में, दिन भर वहां रहता था, 2 दिन में रिपोर्ट करता था, रात भर जाके लॉग नोटिस करता, जो भी मैं रिकॉर्ड करता था गाड़ी में बैठ के उसके लॉग नोट करता था। ये बड़ा बुनियादी काम। आप काउंटर नोट कीजिए, 20 सेकंड से लेकर 20.20-40 तक की ही बाइट लेनी है, ये आपके पास रेडी होना चाहिए, एडिटेबल, ये आपका समय बचाता है। एक एक शॉट आपका रेडी होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। तो मैं डायरी में लिख कर लाता था और उसके हिसाब से मैं अपनी कहानी लिखता। तो जो कहानी लिखने की शैली है, मैं 2 मिनट में आता हूँ उस पर। तो होता यह था कि मैं बुधवार तक लौट आता था और बुधवार को ठीक 20 मिनट में स्क्रिप्ट लिखता था, घड़ी दे, उससे ज्यादा नहीं लगता था, और एडिटर को पकड़ा देता था। शुक्रवार को शो चला जाता था, शनिवार को आराम करता था, वो भी आइडिया खोजता था क्या करूंगा। तो बहुत लोगों से बात करता था, कई लोग झुंझला जाते थे, अरे कोई काम नहीं है, तुम बोल रहे हो अपने मोहल्ले में जाकर देख आइए, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। और वो नंबर आज तक मेरे पास सेव। तो बहुत सारे लोगों के नंबर सेव किया कीजिए, जिससे भी आप मिलते हैं बात किया कीजिए। बहुत सारे लोग जिनसे मैं 15-15 साल से बात कर रहा हूँ, उनका चेहरा मैं नहीं जानता, सिर्फ आवाज से पहचानता हूँ। उनमें से बहुत सारे लोग कोविड के दौरान और अपनी उम्र और बीमारियों से इस दुनिया से चले गए, उनके बेटे बच्चों का मैसेज आया कि अब वो नहीं है, लेकिन मैं बात करता रहा। कई सारे ऐसे लोग हैं मायापुरी में रहते हैं, स्कूटर से चले गए, मैंने कहा चैनल में काम करूं तब की बात, अभी भी इसी तरह से। तो मैं ऐसे किसी को हमेशा ऐसे किसी को जानूं, इटली में, जापान में, बंबई में या कोलकाता में, जो आपके कहने पर 2 मिनट का एक वीडियो बनाकर देते, मुझे देते, आपको भी देंगे लोग, आप ऐसा लंबा संबंध बनाएंगे। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है और मेरे पास रिपोर्टर नहीं। तो क्या मैं रोता रहूं कि मुझे कलकत्ता से नहीं मिलेगा? तो वही जो मैंने 10 साल में नंबर सेव किए थे, उसी से पूछता हूँ कि नहीं होगा तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा कर दीजिएगा, सड़क पे आपके घर के सामने से जा रही होगी कोई रैली, तो मिल जाता है। वैसे ही जो बाहर के देश में रहते हैं, वो कहते हैं यार अभी तो बर्फ गिर रही है, तो मैं खिड़की से ही बर्फ का ही वीडियो बना दे दीजिए। तो सीख कीजिए, मांगिए। हम प्रोफेशनल काम के लिए मांग रहे हैं, अपने खाने के लिए तो नहीं मांग रहे। तो उसका रोना नहीं होता। जितना भी संसाधन है, वक्त है, ये याद रखिएगा, और आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट सबके अंदर होता है, उसमें कोई विवाद ही नहीं, बस उसको मांझते रहना पड़ता है रोज। अपने खराब काम को खुद पहचानने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो क्या हुआ कि ये इस तरह से करना शुरू किया, धीरे 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 करते करते वो रिपोर्ट कभी बंद नहीं हुई। बहुत मुश्किल होता है कि आप आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री तब के जमाने में कि एडिट, साउंड, इन सब की क्वालिटी के साथ आप हर शुक्रवार को डिलीवर कर दें। ये पॉसिबल नहीं था। कई लोगों ने कहा कि यार मर जाओगे तुम पहले ऑफिस से बात कर लो, कि तुम पहले 3-4 वीडियो बना के बैंक कर लो, ताकि तुम्हारे पास टाइम का स्पेस मिल जाए। तो मैं हंसता था, मैंने कहा ये सब काम मैं नहीं करता, इन सब चीजों में चिट्ठी पत्री करना, बातचीत करना, ये सब बहुत समय है, मेरे पास समय लिमिटेड। और मैं अपने आप को याद दिलाता था कि विज्ञापन तो 30 सेकंड का होता है ना। तो मैं कहता था मैं क्यों झगड़ा करूं कि मुझे स्पेस नहीं मिलता है। तो बहुत सारे अच्छे लोगों को इन बातों से मैं नष्ट होते देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बातें तो हैं, गलत हैं, पर इनसे आप अपने आप को नष्ट मत कीजिए। यार उसका प्रमोशन हो गया, उसको पैसा मिल गया, हमको नहीं मिला, तो यही करते रह जाएंगे तो फिर हमारा काम खराब हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, उन बातों पर जरूर बात कीजिए, लेकिन अपने काम के समय में आप बदल जाइए, काम को काम की तरह करिए। तो मैं कहता था लोग यार तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री ड्रॉप हो गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गया, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते कर लेंगे। भाई शाहरुख खान 30 सेकंड के विज्ञापन में साबुन का विज्ञापन करते हैं,
उससे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे उसके लाखों साबुन बिक जाते होंगे। तो आपके पास तो कहने के लिए 20 मिनट का प्लेटफॉर्म अब यूट्यूब ने दिया, पर क्या आप अपना कंटेंट उतना शानदार प्रभावशाली बना रहे हैं? आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों बातें कही कि आपके पास पैसा नहीं है, वो बहुत बड़ी कठिनाई है, साधन नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन किसी बात भी मैं कह रहा हूं कि इसके बाद भी आप कंटेंट कमाल का बना सकते हैं। और अगले चरण में, अब ये शुरुआत हो गई है, बहुजन पत्रकारिता को कंटेंट के मामले में अब लोहा लेना है, अब खूंटा यहाँ गाड़। तो अब तो टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं वो बहुत सस्ती हो गई हैं, नहीं भी है, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का ड्रामा नहीं है तो आप अपने कंटेंट को अच्छा कर दीजिए, उसके बोलने के तरीके को अच्छा कर दीजिए, उसकी प्रस्तुति को थोड़ा उसको देखिए कि कितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, जिससे हमारा देखने वाला समाज, हमेशा समाज को देखिए, मिलिए, क्या उसे इस तरह की बातें समझ में आ रही, उस पर गुस्साइए मत, क्योंकि उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, उसे अच्छी किताबें पढ़ने को नहीं मिली, उसका जीवन ऐसा नहीं था कि उसे कोई बता सके कि अच्छी किताब। किताबों तक पहुंचना भी अपने आप में एक प्रिविलेज है। मैं बहुत ज्यादा प्रिविलेज आदमी, चलता हूँ 4 कदम तो मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं कि दुनिया की 10 किताबों के बारे में बता देते। अगर वो आसपास के लोग नहीं होते, ये प्रिविलेज नहीं होता, तो उन 10 किताबों के बारे में मैं शायद 10 साल बाद जानता। ये है नॉलेज का प्रिविलेज, ये समझना चाहिए। तो हमें उस तरह से अपने आप को नॉलेज के लिए भी तैयार करना है, ताकि हम नई पीढ़ी के लिए प्रिविलेज बन सके। नई पीढ़ी आपके पास आके लगे कि हाँ, ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं सुमित सर के पास गया था और उन्होंने झट से 3 माइक के बारे में बता दिया और इस स्टोरी में इस तरह की कमियां बताई। एक चीज का सुझाव देना चाहता हूँ, ये चूंकि एक बड़ा अलग तरह का प्लेटफॉर्म है कि, और ये सचमुच अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, चाहे जिस मुश्किल से भी सुमित ने किया हो, जैसे भी किया हो, पर पर यही एक रास्ता बचा है। तो इस प्लेटफॉर्म में ये होना चाहिए कि अगले बार आप लोग जो अपनी रिपोर्ट करें या डिस्कशन करें, उसका जो आप जिसे बेस्ट मानते हैं, उन 10 रिपोर्ट या 20 रिपोर्ट की एंट्री होनी चाहिए। मैं उसका जज बनने के लिए तैयार हूँ, उसको क्यूरेट करने के लिए तैयार हूँ, और हम जैसे ये बंद कमरे में बात कर रहे हैं, खूब जम के उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, प्रोफेशनल, आपस में, ताकि हम सब समझ पाए कि आपने कौन सा वाला पहलू ज्यादा बढ़िया से किया और आपने कौन सा वाला पहलू छोड़ दिया या ढीलापन से किया या अच्छा नहीं किया। तो इसमें हमको तैयारी रखनी थी। इससे क्या होगा, इस चीज में इन्वॉल्व होने से बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन से, हताशाओं से हम बच जाएंगे, हमारा फोकस क्लियर रहेगा। मैं इसलिए भी कम लोगों से मिलता हूँ कि लोग बहुत मुझे डाउन कर देते हैं। अब तो आपको कोई नहीं पूछ रहा है, अब तो आपका पहले जैसा रहा नहीं, वो पहले वाली बात नहीं रही, ऑफकोर्स नहीं रहेगी, कैसा रहेगी, दुनिया से आदमी चला जाता है, तो मैं इसको पकड़ के नहीं बैठा हूँ। तो मैंने कहा मैं अकेले भी रह सकता हूँ, तो मैं 1 साल से कहीं नहीं गया, और अकेले रहने की जो अपनी साधना है ना, उसको लड़ना। रोज किताब देखता हूँ, लगता है कि काश मेरा दिमाग एआई की तरह स्कैन कर लेता, नहीं होता। लोगों को फोन करता हूँ, वो लोग भी झुंझला जाते हैं, अरे यार हर समय तुम फोन लगा देते हो, इसमें हम कैसे बताएं, इतना याद थोड़ी है, तुम पढ़ लो, अब मैं पढ़ूंगा तो 10 दिन लग जाएंगे। तो एक नॉलेज का पूल एक दूसरे के लिए बनना है। अगर आपका लीगल सेंस ज्यादा अच्छा है, इस पे बहुत ध्यान दीजिए। एक चीज लीगल, और दूसरा अकाउंटिंग, जिसको कई बार मैं कहता था कैजुअली कि आने वाले समय में पत्रकारिता को वही मतलब देगा, या उसी का पत्रकारिता में होने का मतलब रहेगा, जो कानून का छात्र होगा और जो अकाउंटिंग का छात्र होगा। तो अब आपको आगे चलकर ये जो डेटा में हेरा फेरी हो रही है, उसे आप कैसे समझेंगे? ये बड़ा चैलेंज आ रहा है आपको। ये जो मुख्य धारा के टॉपिक है, सिर्फ विकल्प का मीडिया नहीं बनना, उसमें कूद जाना है। वो डेटा का चैलेंज, उसको हम बताएंगे शेयर बाजार में कैसे होते, क्यों नहीं बता सकते आप? मुझे भी नहीं आता, मैं तो 4 लोगों से पूछता रहता हूँ, उनमें से 3 लोग बेवंश से बताते हैं कि चौथा मिला के फिर ठीक से बताने लग जाता है। तो पढ़ेंगे उसको, लेकिन बताएंगे, अपने समाज को जागृत करेंगे, उसको क्यों बाहर होने देंगे शेयर मार्केट के दौर से।
उसको क्यों बाहर होने देंगे बजट और जीडीपी के आंकड़ों के कैलकुलेशन को सीखने समझने के दौर से? उसको तो इंक्लूसिव बना। अब ये सारी जिम्मेदारी आप पर है, पर ये आप निभा सकते हैं, इतना मान के चलिए। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप नहीं निभा सकते हैं, पढ़ना पड़ता है। हाँ, हम जो बिजनेस इकोनॉमी का शो करते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता है, कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? या तो अब मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, मुझे यही आता है। और लीगल चीजें, कानून को उसकी बौद्धिकता से मेरा मतलब जो उसका फिलोसफिकल अप्रोच है वो भी समझना है कि कानून कैसे नागरिक, संविधान और आपके अधिकारों को डिफाइन करता है, ये बहुत जरूरी है। और लीगल क्षेत्र में घुसिए, कोर्ट में जाकर देखिए, कोर्ट के भीतर देखिए, उनके फैसलों को देखिए, लड़िए। खराब रिपोर्ट आज वाली होगी, शायद कल वाली अच्छी हो जाएगी। गलती मत कीजिए, कोई लाइबलस चीजें मत कहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है कि किसी पे हम अनाप शनाप नहीं बोले, तो जिससे हम पे कोई केस करे या इन मुकदमों में फंसे। लेकिन हम सही बोलते हुए साहस का काम करें, जोखिम उठाएंगे, सही और जिम्मेदारी से बोलते हैं। कुछ भी बोल देने से रैंक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर उसका असर किसी भी समाज के दर्शक पर खराब होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दर्शक कौन है? दर्शक वही है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया है, उसी ने आदत डाली है कि सस्पेंस की स्टोरी को किस तरह के म्यूजिक से आप सीखें। और वही म्यूजिक जो एक बहुजन वीडियो एडिटर लगाएगा और एक जो अपर कास्ट का वीडियो एडिटर लगाएगा, सेम लगाएगा, इसको भी तोड़ देना है। तो आपको सस्पेंस की कहानी, ये बड़ा चैलेंज है और ये सब टूट सकता है, ये आप तोड़ देंगे अगर आप चाहेंगे, क्वालिटी की तरफ ध्यान देंगे, एडिटिंग मशीन की टेक्नोलॉजी को आप सीखने पे जिद पाल लेंगे कि सीख के रहो कि कैसे वीडियो ड्रैग होता है, कैसे साउंड का प्ले किया जाता है, कैसे इमेजेस को लेकर खेला जाता है। प्लीज कीजिए इसको, किसी भी तरीके से कीजिए, इसमें लोगों का हेल्प कीजिए, इसको सीखिए। ये सब उपलब्ध भी है। आप आज 100 है, अगर आप इतना प्रोफेशनली करेंगे, ये 100 से 1000। और विकल्प तो चीजें ऐसी ही बनती रहती हैं। आज शुरुआत है, हम कोई आगे का तो देख नहीं सकते, लेकिन अपने लीगल, अकाउंटिंग, बिजनेस, पॉलिसी, इन 3 चीजों में बांट लीजिए कि हमें इन 3 चीजों को देखना है। ये जो पॉलिसी है, इनके लागू होने में कास्ट का क्या रोल है, कास्ट के अलग अलग लोगों का पॉलिसी तक क्या अप्रोच है, आयुष्मान से लेकर आवास योजना तक, इन सब बातों को लेकर नई नई बातें लेकर आइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जमीन जो है वो दरकने लग जाएगी। वरना होगा क्या कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास अकूत संसाधन है, सत्ता के साथ उसकी दोस्ती है। आप अकेले चलेंगे, हम अकेले चलेंगे, लेकिन वो एंकर जिसकी हम आलोचना करते हैं वो 1000 सिक्योरिटी में चलेगा, उसको भी 1000 लोग उससे सेल्फी खिंचाते हुए आपको मिलेंगे, तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ है। तो अब बेहतर यह है कि उसकी आलोचना करनी ही करनी है, उस पर तो नजर रखनी ही रखनी है, लेकिन खुद को भी एक नजीर में बदल देना। बस इतना ही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, आपने समय दिया हमको। क्या आप 1-2 सवाल लेना चाहेंगे? जी, तो 2-3 सवाल अपन ले लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं हेतराम इंदलिया मेरा नाम है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ और मोस्टली मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में करीब 30 सालों से काम कर रहा हूँ। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सर कि मेरा एक सवाल ये था कि एक आपने आइडेंटिटी जो जर्नलिज्म है उसके ऊपर थोड़ा सा बोला था, तो मेरा सवाल ये था कि जो पहचान की पत्रकारिता है, क्या ये कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी जो हमारे जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है उसको प्रभावित करती है? दूसरा सवाल मेरा ये था सर कि आपने एक डेटा चेंजेस का जो आपने डिफाइन किया था, तो सर जो आज के अगर परिदृश्य में बात करें तो जो डाटा हर एक क्षेत्र में उसमें बदलाव आ रहा है, तो क्या ये भी हमारे जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है? दूसरा कि एक क्या ऐसा सोर्सेज हो सकता है कि जो हमारा जो कम्युनिटी जो जर्नलिज्म है हम इसको और प्रभावी तरीके से कर सकें? एक जगह आपने ये भी जिक्र किया था कि हमें किसी के ऊपर
अलग तरीके से किसी तरीके से कटाक्ष नहीं करना या इस तरीके की वो पत्रकारिता नहीं करनी। तो इससे हम हट के ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारी जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है और बेहतरीन हो सके। ठीक है, सर आपको सुनाई दिया? मैंने कटाक्ष तो आप जरूर कीजिए। मैंने इतना कहा कि कई बार यूट्यूब एक स्पेस में देता है कि आप किसी को यूं ही डाकू बोल देंगे, है ना, लुटेरा बोल देंगे। तो वो जो पत्रकारिता के अपने नियम है उनसे बचिए। अगर आपके पास सबूत है, साक्ष्य है, तो उनको दिखाते हुए जरूर बोलिए कि ये बड़ी लूट है। हाँ, ये एक बात। आपने पूछा कि क्या पहचान की पत्रकारिता कम्युनिटी को प्रभावित कर रही है। इसका मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन अनुभव से मैं कहता हूं कि अभी शायद नहीं कर रही है। क्योंकि हम किसी भी कम्युनिटी को एक चश्मे से नहीं देख सकते, उसकी 100 जरूरतें हैं, है ना। हो सकता है कि इस वक्त उसे प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड में एक मोहल्ले के लोगों को, जो बहुजन मोहल्ला है, उसको वंचित किया गया। उनकी ये समस्या है, लेकिन वो चाहता है कि इस पर कोई बात करे, कोई भी पत्रकार बात करे। तो क्या मुख्य धारा का पत्रकार नहीं बात कर रहा है, तो क्या आप बात कर रहे हैं? तो उसके जीवन की जो समस्याएं हैं उसको ले आइए अपने प्लेटफॉर्म पर। जो विचारधारा की बात है, मैं ये कह रहा हूं इतना कि महापुरुषों का जिक्र आप पोस्टर और मूर्ति की तरह ना करें। बताएं कि क्यों महापुरुष है, उन्होंने क्या लिखा है, उनके बारे में बताइए। जयंती का मतलब यह है कि जो 1000 मीम आता है, इसमें मैंने कभी लिखा था या कई बार लगता है कि 1000 मीम आ रहा है, उस मीम से आप जयंती बनाने का मकसद पूरा नहीं कर सकते। वो एक तरीका हो सकता है ग्रीटिंग का, कि चलिए आपने ग्रीटिंग किया, लेकिन क्या उसी मीम में हम कोई 2-4 कोट डाल सकते हैं, हजारों कोट डाल सकते हैं, और उसके नीचे आप जय भीम लिख दीजिए, या उसके नीचे आप जो भी लिख दीजिए, फुले साहू, जिनके भी नाम आप लिखना चाहते हैं, उनकी इतनी किताबें हैं। ऐसे तो लोग नहीं गए, इतने 1000 चीजें लिख कर गए। तो वो एक संस्कृति आप इमेजरी बदल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो नई चुनौतियां आ रही हैं, एक पत्रकार अपने समय को कैसे समझेगा। तो ये जो डेटा का बम्बार्डमेंट हो रहा है, उसको जो उससे क्या हो रहा है कि वो एक ठीक चीज तो है, तो उससे पता चलता है कि 30% लोगों के पास कार्ड नहीं है, पर उससे यह पता नहीं चलता कि जिन 70% लोगों के पास कार्ड है उनमें कौन लोग, उनके क्या अनुभव है, उसे तो ये पता नहीं चलता। तो उसका एक विजुअल चीज, मतलब डब्बा आपको दे दिया जाता है कि हाँ मिठाई का डब्बा बहुत सुंदर है, भीतर की मिठाई के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या आप उस तरह के आंकड़ों को, उस तरह की नीतियों को जमीन पर देखने और अपने स्क्रिप्ट में लिखने के मामले में सक्षम हैं? होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज को और बेहतर तरीके से आप करें, कि आपकी जो बहुजन पत्रकारिता है वो फिलहाल के लिए वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व किसी भी मीडिया में नहीं है, तो आप कर रहे हैं। तो जब आप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूं, क्यों कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते में है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी भी पत्रकार को, बहुजन पत्रकार को कानून की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, संविधान की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, उसकी बातें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और फैसलों में जाति के पूर्वाग्रह को देखना चाहिए, एक फैसला कैसे असर करता है। मतलब जो नए विषय आ रहे हैं हमारे समय के, डिप्रेशन से लेके शादी ब्याह, पारिवारिक रिश्ते, दहेज, फिजूल खर्ची के, इन सब चीजों को लेकर भी हमें बोलना है, बहस को पैदा करना है, और बहुत सीरियस होना ही होना है। लेकिन भाई जीवन है, जीवन में बहुत सारा उत्साह है, उमंग है ना। बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं, कोई बहुत अच्छे कॉमेडियन होंगे, बहुत अच्छे सटायरिस्ट होंगे, उनको भी सामने लाना है। तो जो नए नए वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को स्थापित करना है, उनकी खोज करनी है और उनको ट्रेनिंग देनी है। ये बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि वो फिर वकील रहा तो हर वकालत पर बोल देगा, उसको भी बताना है बार बार टोक करके कि थोड़ा सा आप अपने को स्ट्रक्चर कीजिए, अपने मूल बात को पहले कहिए, फिर ऐसे कीजिए। तो ये होता, ये हम लोग करते थे। जो आने वाले वक्ता होते थे टेलीविजन में, जब नया नया बना था, तो आज तो बहुत लोग मंत्री बन गए हैं, बहुत सारे लोग उसी टेलीविजन को खत्म करने के एजेंट बन गए।
उनको हम लोग से पूछते थे कि हमारा शर्ट अच्छा है कि नहीं, तो रुको मैं ग्रेटर कैलाश से शर्ट मंगवा लेता हूँ, टाई अच्छी है कि नहीं है। तो हमें प्रस्तुति पे भी जोर देना है, हमारी प्रस्तुति भी किसी से कम नहीं। रवि जी और 2 सवाल हैं, आप जल्दी से अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत शेखर है सर। मैंने हाल ही में पीजी डिप्लोमा जनसंचार एवं पत्रकारिता में अपना कंप्लीट किया है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अपनी विचारधारा के विरुद्ध जाकर किसी नेशनल चैनल में इंटर्नशिप करना बेहतर है या फिर किसी अपनी विचारधारा के अनुरूप किसी यूट्यूब चैनल में इंटर्नशिप करना बेहतर रहेगा? एक तो कोई चैनल तो बचा नहीं कि जहां आप जर्नलिज्म के लिए इंटर्नशिप करें। तो अब मैं इसका क्या जवाब दूं? जो चीज है नहीं, काश मैं चमत्कारी बाबा होता कि डंडा घुमाता और 10 न्यूज चैनल बना देता, तो वो तो अब नहीं हो सकता है। और YouTube चैनल तो कहा जाता है चैनल है, पर वो चैनल नहीं होता है। और 2-4 लोग काम करते हैं, घर से लोग काम करते हैं, तो वो इंटर्नशिप वैसी होगी नहीं जिस तरह से आप चाहते हैं या होना चाहिए। तो इस आइडिया का मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन आपके सवाल के बहाने जो एक बात कहने से रह गया, वो बात याद आ गई कि जब मैं रिपोर्टर था और जैसे तैसे रिपोर्टिंग करता था, तो क्या हुआ कि कार्डिफ से एक टीचर आया, ट्रेनर, उनका नाम था इयन मास्टर। वो आए, उन्होंने सबकी स्टोरी देखी और ऐसे ही उन्होंने मजाक उड़ाया। तो लगा कि भाई ये तो ज्यादा कर रहे हैं, और उन्होंने 15 दिन की एक ट्रेनिंग दी। 15 दिन में 14 दिन तक उन्होंने कोई स्क्रिप्ट लिखने नहीं दी। ठीक, उसको कहते थे रिटन टू पिक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटन टू पिक्चर क्या होता है? देखिए, इन सब बातों का ना प्रभाव होता है जब आप स्टोरी करते हैं ना। जब आप देखते हैं मेरी भी स्टोरी कि यार ये तो बहुत अच्छी है, तो उसके पीछे इन बातों का बड़ा रोल होता है। तो उस टीचर ने 14 दिन तक एक सब्जेक्ट में मुझसे शूट कराया। और भी लोग, मतलब मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में हर कोई सोचता है ये मजाक की चीज है, अभी चलो यहाँ पे लंच होने वाला है, चाय पीने वाले हैं, लेकिन मैं ट्रेनिंग को बहुत सीरियस मानता हूँ। और उसी के बाद मैं जर्नलिज्म के स्कूल में जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया ये भी बताऊं। क्योंकि उस टीचर को पता था कि एक छात्र को 14 दिन में कैसे सिखाना है और 15वें दिन में वो छात्र क्या होने वाला है। 15वें दिन उन्होंने मुझे वो हर बार कहते थे विजुअल टू शॉर्ट स्टोरी को एडिट करो, जिससे तुम्हारी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, पता चल जाए बिना देखे। उन्होंने क्या सिखा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड बनाना सिखाते थे। 15वें दिन जब वो बनाते हैं, जब सबको अपनी अपनी स्टोरी बनानी पड़ती फाइनल वॉइस ओवर के साथ, 15वें दिन हम तब स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उसमें मैं टॉप कर गया था। और इसलिए था कि मैं थोड़ा सीरियसली ले रहा था। और शुरू में उन्होंने कहा भाई आप ये तो अंग्रेजों और अंग्रेजी का क्लास है, आपको आती नहीं है। तो तब मैं इतना ही अंग्रेजी जानता था कि माय नेम इज रवीश कुमार, उसके बाद अंग्रेजी मेरी खत्म हो जाती। तो फिर उन्होंने कहा कि वो एक सीट खाली थी, ठीक है आप बैठ के तुमको आपको लगता है जो आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो उनकी आधी बातें मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन से उस 15 दिन को मैं सुना। अब मेरे पास 2 वीडियो नहीं है जिसे मैं आपको दिखाता। उस 15 दिन के पहले की गई रिपोर्ट और 18वें दिन की गई रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर। तो उस दिन मैंने जर्नलिज्म के स्कूल में जाना इसलिए बंद किया कि मुझे यह सिखाना नहीं है। तो मैं अपना नाम और चेहरा लेकर किसी जर्नलिज्म के क्लास में नहीं जाऊंगा, फॉल्स होप नहीं दूंगा। मुझे पता चल गया कि टीचर होने का क्या मतलब है। वो जो ट्रेनर था उसे ट्रेनिंग देना आता था। अगर काश मुझे वो वैसा आ रहा होता तो मैं भी आपको ऐसे ही क्लासरूम में खड़े होकर सभी को बाहर भेज रहा होता और कहता कि ऐसा करके देखते। तो ठीक है, एक सेशन आपका आइडियोलॉजिकल लेवल पे हुआ, एक सेशन आपका चैलेंजेस पे हुआ, तो एक सेशन मेरा ये कहने का मतलब है ऐसा भी होना चाहिए अगर कोई करने वाला है तो उस एक ट्रेनिंग ने मुझे हमेशा के लिए प्रोफेशनली बदल दिया। अब मैं चाहता तो मैं मोदी मीडिया हो जाता, अब मैं चाहता तो जन विरोधी हो जाता। इस देश में इसकी यही खूबी है कि खराब होकर आप ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, अच्छा होने के चक्कर में आप ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो आप ये करें, आप दिल मत तोड़िए अपने आप को, छोटा मत कीजिए कि आपको न्यूज रूम नहीं मिला, इंटर्नशिप नहीं मिला।
आप खुद ही जो मेरी रिपोर्ट है उसको आप सुनिए, उसको लिखिए। यही कराया जाता है इंटर्नशिप में। आप खुद इंटर्नशिप कीजिए और उसमें कमियां ढूंढिए कि क्या इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। इसकी स्टोरी मैं लिखता तो कैसे पलट और कैसे, और बोलने का जो अंदाज है ना, उसका एक रोल है मास मीडिया। यह हम सबको समझना है। आपकी विचारधारा की समझ प्रभावशाली रूप से तभी ज्यादा लोग उसको कैप्टिव होकर सुनेंगे जब आपके बोलने का तरीका बेहतर हो। तो आवाज को बेहतर करनी है। आवाज को बेहतर करने का मतलब ये नहीं कि हम बेस वाली आवाज, उससे भी कुछ नहीं होता है। वो आवाज तभी सच्ची मानी जाती है जब काम सच्चा होता है, ज्यादा ईमानदारी से किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां ईमानदार बनना अपने आप को मतलब गर्म कढ़ाई के तेल पे डाल देना जैसा है। तो आप बन ही नहीं सकते। मतलब ये चूंकि ये बेईमानों का स्वर्ग है, आप बेईमानों के स्वर्ग में रह रहे हैं। आपने गलती की है ये तय करने की कि आप सही रास्ते पे चलेंगे, जबकि कोई सही रास्ता इस देश में है नहीं। तो सोचिए, जो रास्ता नहीं है उस रास्ते पे चलने का आपने बीड़ा उठा लिया है। लेकिन मेरा अपना कहना है फिर भी हम चल सकते हैं। जिंदगी के 10 साल जरा मन से दीजिए, फिर नहीं होता है कुछ और कर लीजिए, या कोई बिजनेस कर लीजिए, या कोई पेशा छोड़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि इसी को पकड़ लिए तो जिंदगी भर करते रहे, लेकिन 10 साल जब दे ही रहे ना तो थोड़ा मन से दीजिए। सुबह उठिए, शाम उठिए। आपके सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जो ये बात कहने का सबसे क्वालिफाइड आदमी है। अगर एकमात्र नहीं है तो क्वालिफाइड लोगों में से एक तो जरूर है कि जो हर दिन सुबह 7 बजे उठता है, उठते के साथ लैपटॉप खोल लेता है, सिर्फ काम करता है रात के 8 बजे। मैं कहीं नहीं जाता फोटो खिंचवाने के लिए कि चलो पॉपुलर हो गया हूं तो जरा लोग कहीं घुसूंगा, लोग ताली बजाए, खाली काम करते हैं। तो अगर आप मेरे ऊपर सीसीटीवी लगा देंगे तो उसको लगेगा यार इस आदमी को किसी ने सजा दे दी। और मैं बहुत मजा करता हूँ उस काम में, बहुत टूट जाता हूँ किसी दिन अकेले, यार नहीं हो सकता है, अब नहीं हो रहा है, मेरे पास नया इंफॉर्मेशन नहीं है, नया कुछ कहने के लिए नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ। 4 दिन से परेशान था। आपके पास आने से पहले मैंने एक सटायर लिखा। तो अपने अंदर खुद लड़िए और लड़ के निकलिए। आप जीवंत भी थोड़ा बनना है ना, थोड़ा जीना भी तो है इसी माहौल में। तो ये आपके अंदर वो सारी संभावनाएं हैं, आप बन सकते हैं। ये आज का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, मैं बहुत ज्यादा आदर्शवादी तरीके से नहीं कहता। आपके भी वीडियो टेक डाउन हो जाएंगे, उसके रीच रोके जाएंगे। उससे पहले आप अपनी प्रतिभाओं को इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा कि आप फैल जाए, आपका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, 2 साल बाद बंद हो जाएगा, मेरा भी बंद हो सकता है, आपका भी बंद हो सकता है। इस देश में यही सारी चीजें तो आसानी से होती हैं, फर्जी केस में फंसा देना, किसी को बंद कर देना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गिरा देना भाई, कहीं देखना तो धक्के मार के चले जाना, मुंह हाथ फूट जाएगा मेरा, तो क्या कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो? तो सबके साथ होता है। तो आप ऐसे कीजिए। तो इंटर्नशिप न्यूज रूम में है नहीं, कहीं भी नहीं, पर क्या पता आप ही शायद बना पाए अगर बहुत ज्यादा अर्निंग होने लगे। अभी तो अर्निंग नहीं होगी यूट्यूब चैनल से। मुझे नहीं लगता कि सबके पास ये ऑप्शन है, पर सबके पास ये ऑप्शन जरूर है कि अभी इस वक्त आपके पास एक मीडियम, तो उस मीडियम को जरा ठीक से बरतिए तो संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं सर, तो इतने तो संभव नहीं हो पाएंगे, इसलिए बात को मैंने सुमित जी को कहा भी था कि हो सकता है कि मैं दीप से ही भागना पड़ जाए क्योंकि ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वो ध्यान में रखिएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। ये हमारे पास करीब 120 प्रतिभागी हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक सभी लोग हैं। और इस 120 की संख्या में सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है या कहीं पे मीडिया में काम किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो अनुभव है वो हमारे सभी साथियों के बहुत काम आएगा। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, तो आपकी जो बातें हैं, जो अनुभव है, वो भी हमारे लिए ट्रेनिंग है, क्योंकि हम उससे सीख के अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। और आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया। हम चाहते थे कि आप यहाँ पर रहें, लेकिन आप ऑनलाइन जुड़े, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और इस संख्या से कुछ लोगों के साथ हम 10-15 लोगों के साथ 1 महीने का प्रोग्राम और करेंगे ट्रेनिंग का। और जो आपने हमको एक अवसर दिया है कि बैठ के डिस्कशन करें, डिबेट करें और मैं उसको जज करूंगा, तो हम उसको कैश जरूर करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।